तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। दोस्तों आपको मैं एक विशेष बात बता दूं कि आज की इस वीडियो में हो सके तो वॉइस क्वालिटी थोड़ी कम आएगी और सराउंडिंग्स के साउंड ज़्यादा आ सकते हैं। मे भी हो सकता है क्योंकि मैं आज फ़ैन ऑन करके वीडियो बना रहा हूँ। आमतौर पे मैं आधा घंटा का वीडियो आप लोगों के लिए पूरा पंखा वंखा बंद करके बनाता हूँ, मगर यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसलिए थोड़ा मैनेज कर लेना आप लोग। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में चट्टानों को काटकर बनाई गई वास्तुकला में पाया गया है। क्या पाया गया है आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर दिया गया है, या फिर आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धोलावीरा। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में चट्टानों को काटकर बनाई गई वास्तुकला धोलावीरा में पाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन आपको बताना है। निम्नलिखित मगध के राजवंशों को काल क्रमानुसार सजाना है आपको। ठीक है, पहले कौन सा राजवंश आया था इसके हिसाब से आपको सजाना है। इसके बारे में हम पूरा डिटेल जानेंगे और एक ट्रिक बताऊंगा, आपको पता चल जाएगा। चलिए इसका ट्रिक मैं बता देता हूँ। हसीन माशुका, हसीन माशुका, ये इसका ट्रिक हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हसीन से ह से क्या होता है, हर्यक वंश। ठीक है, और सी से क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी से शिशुनाग, शिशुनाग वंश। न से कौन सा आ जाएगा, न से आ जाएगा नंदवंश, नंदवंश, ये आप देख सकते हैं। माशुका, माँ से क्या आ जाएगा, मौर्य वंश। स से क्या आ जाएगा यहाँ पे, मौर्य वंश। यहाँ पे 4 ऑप्शन जो दिया गया है ये आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, 1 2 3 4 इस हिसाब से आ रहे हैं। ठीक है, तो हर्यक किधर है, 4, तो 3 ऑप्शन में 4 4 दिया गया है। उसके बाद आता है शिशुनाग, शिशुनाग कितना, 2, 4 के बाद 2, तीनों ऑप्शन में है। उसके बाद देखें नंद, नंद कितने नंबर, 1 पे है, तो 4 2 1, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आपको नोट कर लेना, हसीन माशुका। और एक होता है 7, हसीन माशुका 7, इस पे पूरा वंश का आप बता सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, प्रशासन के क्षेत्र में चोल वंश का मुख्य योगदान किसमें निहित है, ये आपको बताना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एक संगठित स्थानीय स्वशासन जो है इसमें निहित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रशासन के क्षेत्र में चोल वंश का मुख्य योगदान एक संगठित स्थानीय स्वशासन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात कर लेते हैं चोल वंश का। तो इसकी स्थापना यानी ईएसटीडी किसने किया था, तो ये विजयालय ने किया था। किसने, विजयालय ने। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जो चोल वंश था इसकी राजधानी कहाँ पे थी, राजधानी भी एग्जाम में पूछा गया एक बार, तो नोट कर लो। राजधानी जो है तंजौर में थी। कहाँ पे, तंजौर में। तो नोट करना एक्स्ट्रा फैक्ट जो मैं आपको बताता हूँ, इंपॉर्टेंट होती है। चलिए इसकी स्थापना यानी संस्थापक कहा जाए तो ये जो है कौन थे, विजयालय थे। इनको एक उपाधि दी गई थी, उनका नाम है नरकेसरी। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जाता है कि विजयालय ने किस चीज़ की उपाधि धारण की थी, तो नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। तो ये 4-5 फैक्ट बन जाते हैं इतने क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में कौन सा हर्षवर्धन द्वारा रचित नहीं था, कौन सा नहीं था ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है, प्रियदर्शिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, केवल एक यहाँ पे जो हर्षचरित है ये नहीं रचा गया था, बाकी सब ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये सब लिखा गया है हर्षवर्धन द्वारा। एक एक पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हर्षचरित की बात कर ले तो हर्षचरित इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। हर्ष द्वारा 3 पुस्तकें लिखी गई हैं जो कि एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, और उसका हम लोग ट्रिक बनाते हैं। पिराना जो मछली है उससे आप ट्रिक बना सकते हैं। हर्ष द्वारा लिखा गया 3 किताब है पिराना। पहला है प्रियदर्शिका। ठीक है, र से हो गया रत्नावली और ना से हो गया नागानंद। ठीक है, तो ये तीनों बुक आपको याद रखना है। हर्षचरित इनके द्वारा नहीं लिखा गया था, ये आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, गढ़ी अथवा गृहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और वीडियो देखने के बाद इसे शेयर जरूर कर दें अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ भी आपके फ्रेंड्स हैं, शेयर जरूर कर दिया करें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और आपके लिए ऐसे वीडियोज़ हम लोग लाते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 1904 में लॉर्ड कर्जन द्वारा भेजे गए यंग हस्बैंड मिशन का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था, आपको बताना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तिब्बत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना, यह था इंपॉर्टेंट उद्देश्य। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7,
1918 के खेड़ा सत्याग्रह, ध्यान से देखना आपको, कौन सा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। 2 कथन दिया गया है, कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो है वो आपको ध्यान से देखना है। पहला जो दिया है, यह भू राजस्व की दर में अत्यधिक वृद्धि के विरुद्ध था, जो कि गलत है, यह विरुद्ध नहीं था। महात्मा गांधी को किसानों की शिकायतों के समाधान हेतु निर्मित सरकारी समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ये इसके लिए नहीं, खेड़ा सत्याग्रह के लिए नहीं नियुक्त किया गया था, मगर किसके लिए नियुक्त किया गया था, चंपारण सत्याग्रह के लिए नियुक्त किया गया था। अगर यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह होता तो ये सही हो जाता, लेकिन ये तो ए और बी दोनों ही सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2। चलो अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8। किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है? क्लासिक युग माना जाता है, किसका शासनकाल? चलिए अगला राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कृष्णदेव राय। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान से देखना। इनकी प्रमुख रचना जो है ये पूछ ली जाती है एग्जाम में कि कृष्णदेव राय, इनकी प्रमुख रचना कौन सी थी? तो अमुक्त कल्याण। क्या नाम था? अमुक्त कल्याण। तो इसको नोट कर लेना है आपको, क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। अमुक्त कल्याण इनकी प्रमुख रचना थी। कृष्णदेव राय का उपनाम क्या है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एक बार। तो उपनाम इनका नाम समझ लीजिए, आंध्र भोज या अभिनव भोज भी, आंध्र भोज या अभिनव भोज के नाम से भी ये विख्यात है। ये भी आपको नोट करना है, आंध्र भोज, अभिनव भोज या फिर आंध्र पितामह, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो पुर्तगाली यात्री था पायस, क्या नाम था उसका? पायस। वो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आया था। तो ये एक क्वेश्चन से 8 नंबर क्वेश्चन से 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट बन गए, तो आपको जरूर इसको नोट करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक रचना शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मेघदूत। बहुत ही फेमस बुक है, और ये किसके द्वारा रचित है? किसने इसकी रचना की है? तो नाम है कालिदास। सर्वश्रेष्ठ रचना में से इनको माना जाता है मेघदूत का, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कालिदास द्वारा रचित मेघदूत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों पर ब्रिटिश सरकार का सर्वोच्च नियंत्रण दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हिस्ट्री का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि भारतीय राज्यों से जो हमारे पड़ोसी देश है उनकी कौन कौन से राज्य से सीमा लगती है, अगर इसके ऊपर आप ट्रिक चाहते हैं तो ये ट्रिक मैं बनाऊंगा आपके लिए। बस आपको कमेंट में बोलना है कि हाँ मुझे ये ट्रिक चाहिए। ट्रिक लिख के आप सेंड कर दो कमेंट बॉक्स में, जितने अच्छे रिस्पॉन्स आएंगे वीडियो आपके लिए जल्द से जल्द बनाया जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। 3 कथन दिया गया है और कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। चलिए तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेतक की पुत्री थी। तो ये कथन गलत है, क्योंकि ये पुत्री नहीं थी, वो बहन थी, सिस्टर, ठीक है। चलिए दूसरा कथन है, गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। बिल्कुल सही है। 23वें तीर्थंकर पारस्वनाथ बनारस से थे। ये भी सही है। तो यहाँ पे कथन 1 गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सही कौन सा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 2 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इतिहास में चर्चित अफीम युद्ध अंग्रेजों और डैश के बीच लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था अफीम युद्ध? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। देखो अफीम युद्ध 2 बार हुई थी, ठीक है। तो मैं इसको आप डिटेल में बता देता हूँ। पहली बार जो अफीम युद्ध हुई थी वही थी 1839 से लेके 1842। दूसरा जो हुआ था 1856 से लेके 1860 तक हुआ था। तो ये दोनों डेट आपको याद रखना इतिहास का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अफीम युद्ध बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चाइना के साथ लड़ा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अफीम युद्ध 2 बार लड़ा गया था, कि अंग्रेजों और चाइना के बीच में, और चाइना हर बार दोनों बार भी पराजित हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, दिल्ली समझौते जिसे गांधी इरविन समझौता भी कहा जाता है, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 2 कथन दिया गया है, कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर पे मत जाइए, थोड़ा ये मिस प्रिंटिंग है। ये 13 नंबर क्वेश्चन होगा, बट आप लोग समझ सकते हो। आंसर करना है तो ये जो 15 लिखा हुआ है तो 15 का ही आंसर करना है आपको। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर?
सबसे पहले देखेंगे, गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन के निलंबन हेतु सहमत हो गए थे। कौन से समझौते में? गांधी अरविंद समझौते में। तो ये बिल्कुल सही है, इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को त्याग देने का निर्णय लिया था, समझौता हुआ था। तो दूसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में इसका समर्थन किया गया, और ये भी सही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सही है, इंपॉर्टेंट है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखना है आपको। एक क्वेश्चन ये भी बनता है, जो पिछला वाला क्वेश्चन था कि 1931 वाला जो हुआ था गांधी अरविंद समझौता, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे सरदार पटेल। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है किसे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वुड्स डिस्पैच। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर 4-5 स्टार मार्क कर लो, क्योंकि ये एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं वुड्स डिस्पैच क्या था। तो इसमें 100 अनुच्छेदों का एक पत्र बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? तो सर चार्ल्स वुड्स द्वारा, सर चार्ल्स वुड द्वारा, जिनके नाम पे वुड्स डिस्पैच आया। अब ये वुड्स डिस्पैच क्या था? तो ये भारतीय शिक्षा के लिए था। ठीक है, भारतीय शिक्षा, और ये कब लाया गया? तो 1854 में, 1854 में लाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो वुड्स डिस्पैच 1854 में आया, उस समय किसका शासनकाल चल रहा था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लाया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। 4-5 पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। यानी निम्न में से आचार्यों का कौन सा कालानुक्रम सही है? आचार्यों का, चलो मैं ध्यान से बता देता हूं आपको। ठीक है, तो पहले आता है 9th सेंचुरी। ठीक है, 9th सेंचुरी, फिर आता है 1017 से 1137। ठीक है, उसके बाद आता है 1238 से 1317। उसके बाद आता है आपका 1486 से 1533। तो ये था पूरा कालक्रम। ठीक है, इस हिसाब से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शंकरा, रामानुज, माधव, चैतन्य का मैंने बताया। शंकरा का था 9th सेंचुरी, रामानुज का था 1017 से 1137, माधव का 1238 से 1317 और चैतन्य का 1486 से 1533। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डेट नोट कर लेना है आपको। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है, बेरोजगारी की समस्या की समीक्षा हेतु संप्रु समिति का गठन किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलिंगटन के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था? 1934 में इसका गठन किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, राज्यों की परिषद के सदस्य चुने जाते हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्यों के विधानसभा के सदस्य द्वारा चुने जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, और ये कहाँ पे वर्णन है? इसका वर्णन कौन से अनुच्छेद में किया गया? तो आर्टिकल 80 का भाग 4 में किया गया। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा ठीक से मेल नहीं खाता है? ये आपको बताना है। ABCD ऑप्शन दिया गया है, कौन सा मेल नहीं खाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिवर बोट्स एक्ट, जो कि 1970 में नहीं बल्कि 1956 में हुआ था। ठीक है, तो बाकी सबका नोट आप कर लो, डेट याद रख लो, इंपॉर्टेंट है। सिर्फ रिवर बोट्स एक्ट जो है 1956 में आया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? हर एक क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है। रोज आपको 9 बजे GK GS का टेस्ट लगाने आना है चैनल पे, और मैं आपको गारंटी देता हूँ आप लोगों के साथ मैं पूरे एग्जाम तक बना रहूँगा, तो उसकी टेंशन ना करें आप। और बेहतरीन सेट आपके लिए लाऊंगा, फुल एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ लाऊंगा। बस एक ही रिक्वेस्ट आपसे कि आप वीडियो पर रिस्पॉन्स दिखाइए, वीडियो को जितना हो सके लाइक कर दो, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो, ताकि बाकी दोस्त भी आपके देखें। मुझे अच्छा लगेगा कि जब ज़्यादा लोग देखेंगे वीडियो को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के दौरान उसके अंतर्गत प्रदान की गई थी अध्यादेश जारी करने की शक्ति। क्वेश्चन नंबर 22 है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। 2 कथन दिया गया है, कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। चलो एक एक कथन देखेंगे।
पहला कथन है अनुच्छेद 19 यानी आर्टिकल 19 के अनुसार सहकारी समितियों के गठन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, बिल्कुल करेक्ट है ये। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण दिया गया, ये भी कथन सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। नोट कर लेना आपको एक एक पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है ये आपको बताना है। क्वेश्चन को अच्छे से एकदम पढ़ना चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये कथन सही नहीं है। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद और राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, संसद के शामिल होते हैं मगर राज्य विधानसभाओं के शामिल नहीं होते। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो बाकी पॉइंट्स है कि उसका पद लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आता है, बिल्कुल सही बात है। उन्हें राज्यसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है, जिसे लोकसभा भी स्वीकार करती है। और चौथा जो है वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो वो होते हैं उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस वर्ष गांधी जयंती के दिन केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1985 में उसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की योग्यता के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए? राज्यपाल यानी गवर्नर, हर एक राज्य का गवर्नर होता है, इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 157 के अंतर्गत ये चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, बात करते हैं आर्टिकल 233 का। तो इसमें कहा गया कि जिला जो है न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, मतलब जिला अध्यक्ष जो है वो किसकी नियुक्ति करता है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। सॉरी, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल यानी गवर्नर करता है। तो ये पॉइंट नोट कर लेना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला गया है? विधवा विवाह के संबंध में पुस्तक सत्य प्रकाश के लेखक कौन है? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है आपको। आंसर करने से पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो ध्यान देना, यहाँ पे क्या लिखा है? सत्य प्रकाश लिखा हुआ है। देखो दो बातें होती है, एक है सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है, और एक बुक है जो बहुत ही कंफ्यूज करती है स्टूडेंट्स को, सोम प्रकाश। ये दोनों तीनों किताब अलग अलग है। सत्यार्थ प्रकाश अलग है, सोम प्रकाश अलग है और सत्य प्रकाश अलग है। तो सत्य प्रकाश की बात कर लें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करसनदास मलजी ने लिखा हुआ है। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया? सबको पता होना चाहिए, सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती द्वारा लिखा गया है, सबको पता है। सोम प्रकाश की बात कर लें तो सोम प्रकाश जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा लिखा गया है। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ब्लू कार्बन पहल का संबंध निम्नलिखित कथनों में से किससे है, ये आपको बताना है। 4 कथन दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तटीय समुद्री परितंत्रों के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन में कमी लाने के लिए यह किया गया है। और यह इनिशिएटिव कब लाया गया था? 2011 में लाया गया था। डेट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन लेंगे, करेरा वन्यजीव अभयारण्य भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कहां पर स्थित है, आपको बताना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना भी पूछ ली जाती है करेरा वन्य जीव अभयारण्य की, तो 1981 में। क्या आप चाहते हैं कि जितने भी वन्य जीव अभयारण्य हैं और नेशनल पार्क्स हैं उनका मैं ट्रिक लाऊं? तो ज़रूर ट्रिक लिख दीजिए, तो मैं वीडियो बना दूंगा अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो ये था आज का MCQ। अब बात करते हैं कल के क्विज के क्वेश्चन के आंसर की। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है आरती साहब। बहुत लोगों ने सही जवाब दिया, कॉन्ग्रेचुलेशन। जो भी आंसर करते हैं बहुत अच्छा लगता है, सही जवाब एकदम। जितने लोग भी कमेंट किए हैं क्विज के आंसर बिल्कुल सही किए हैं आरती साहब, ऐसी तैयारी होनी चाहिए आपको। अब बात करते हैं आज के क्विज के क्वेश्चन की, जिसका आंसर आपको फटाफट नीचे कमेंट करके बताना होगा। तो आज का क्विज का क्वेश्चन है कि निम्न दर्रों में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित है? उत्तराखंड यानी यूके में स्थित है। इस क्वेश्चन के साथ साथ आपको बताना है उत्तराखंड के अभी वर्तमान में CM कौन है और गवर्नर कौन है। ठीक है, और उत्तराखंड में सबसे फेमस नेशनल पार्क कौन सा है। ये
3 चीज़ें आपको बताना है, सीएम, गवर्नर, फेमस नेशनल पार्क कौन सा है, और इसका आंसर, क्विज का आंसर आपको बताना है। चारों आंसर कमेंट करना है नीचे, ठीक है। तो ये था आपका वीडियो पसंद आया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। अच्छा लगता है, रिस्पांस अच्छा आता है तो अगर आप चाहते हैं आपके बताए गए टॉपिक पे वीडियोस बनाया जाए तो अपना टॉपिक जरूर नीचे कमेंट करें। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास टाइमिंग शाम को 4 बजे मैथ्स रीजनिंग क्लासेस, रात को 9 बजे जीके जीएस और जनरल नॉलेज का टेस्ट होता है। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली का डेली मिलता रहे।